किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय पर कौन सी एनपीके खाद का स्प्रे करें? जैसे कि एनपीके 13-0-45 है, एनपीके 0-52-34 है। इनमें से कौन सी एनपीके खाद का इस्तेमाल करना इस समय पर सबसे फायदेमंद रहेगा? या फिर एनपीके खाद के साथ में कौन सी जिंक का स्प्रे करें और कितनी मात्रा में जिंक का स्प्रे कर सकते हैं? इसके अलावा किसान साथियों, एक सवाल और आता है सबसे ज़रूरी कि एनपीके खाद के साथ में बोरॉन का कितनी मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करना। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि इस समय पर गेहूं में जब बालियां निकलने का समय होता है तो कौन सी एनपीके खाद का स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने से पहले आप एक बात का और ध्यान जरूर रखें, चाहे आप खाद का स्प्रे करते हो, चाहे आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हो, चाहे गेहूं में स्प्रे करते हो, चाहे कोई भी फसल हो, आप सबसे पहले किसान साथियों उसमें सिंचाई करें, पानी लगाएं। और पानी लगाने के बाद चाहे आप अगले दिन करें या 2-3 दिनों तक, जब किसान साथियों आपका चलने लायक हो जाए तो उसमें पानी लगाने के बाद में स्प्रे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान साथियों अपने गेहूं में सिंचाई करें, पानी लगाएं, और पानी लगाने के साथ में उसमें यूरिया आप पहले ही डाल दें। तो यूरिया आपने पानी लगाने के साथ में ही डाल दी, तो यूरिया के रूप में आपने नाइट्रोजन की पूर्ति तो पहले ही कर दी है। तो आपको किसान साथियों अगर इस समय पर 13-0-45 का स्प्रे करोगे तो एनपीके 13-0-45 में क्या होता है न, 13% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन किसान साथियों आपने पहले ही यूरिया के रूप में अगर डाल दी है तो यूरिया की अब ऊपर से स्प्रे की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। 13-0-45 में 0% फॉस्फोरस होती है, यानी कि फॉस्फोरस इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। जो आप डीएपी और एसएसपी डालते हो उससे फॉस्फोरस मिलती है, वो 13-0-45 में नहीं होती है यहाँ पर। इसके अलावा 45% इसमें पोटाश होती है। तो पोटाश इस समय पर सबसे ज़रूरी होती है। पोटाश तो हमें इस समय पर पोटाश स्प्रे में लेनी ही लेनी होती है। तो 13-0-45 आपको उस कंडीशन में डालना है जब आपने नीचे बिजाई के टाइम पर पूरी मात्रा में डीएपी डाल रखी है, चाहे एसएसपी डाल रखी है। इसके अलावा आपने इस समय पर पानी लगाने टाइम पर यूरिया न डाली हो तो आप 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा एनपीके 0-52-34 के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, इसमें नाइट्रोजन 0% होती है, फॉस्फोरस इसमें 52% होती है, और 34% इसमें पोटाश होती है। तो इसमें नाइट्रोजन 0% है, इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमने सिंचाई करते टाइम, पानी लगाने टाइम पर जो यूरिया डाली थी उससे पौधे को नीचे से ही यूरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पर किसान भाइयों 52% फॉस्फोरस है और 34% इसमें पोटाश है, जो कि पौधे के लिए इस समय पर सबसे ज़रूरी होती है। तो ये दोनों पोषक तत्व तो यहाँ पर इसमें मौजूद हैं और पौधे को पत्तियों के द्वारा तुरंत ही मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट जल्द ही पौधे के अंदर दिखाते हैं। तो ये तो बात हुई किसान साथियों एनपीके के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं कितनी मात्रा में एनपीके की डोज डालें। तो यहाँ पर एनपीके की मात्रा 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम आप 1 एकड़ में रख सकते हैं। लेकिन किसान साथियों 1 किलोग्राम अगर आप एनपीके डालते हैं तो इससे भी आपकी आसानी से पूर्ति हो जाती है। तो 1 किलोग्राम एनपीके आप ले सकते हैं, 120 लीटर पानी में स्प्रे करना है। कौन सी अच्छी रहेगी इसमें से किसान साथियों? तो एनपीके 0-52-34 इस समय पर ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसका स्प्रे करते हैं। पानी लगाने टाइम पर आप यूरिया ज़रूर डालें हैं। तो अगर आप 0-52-34 का स्प्रे करते हैं, अगर आप 13-0-45 का स्प्रे करते हैं तो आपको पानी लगाने टाइम पर यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला सवाल आता है जिंक के बारे में। तो एनपीके के साथ में किसान भाइयों जिंक कौन सा मिक्स करना चाहिए? जो चिलेटेड जिंक आता है 12% वाला ईडीटीए फॉर्म में, उसको 100 ग्राम की मात्रा लेकर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं एनपीके के साथ में। और जो चिलेटेड जिंक आता है किसान साथियों, वो आपको कोई सी भी एनपीके के साथ में मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई विपरीत रिएक्शन नहीं होता है। अगर आप जिंक सल्फेट लेते हो जो 21% में आता है, वो किसान साथियों फॉस्फोरस के साथ मिलाते हो, जैसे कि 0-1-34 के साथ मिलाओगे तो हो सकता है कि उससे घोल फट जाए, क्योंकि जिंक सल्फेट फॉस्फोरस के साथ में विपरीत रिएक्शन करता है, जिससे घोल फट जाता है और ये फसल के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसलिए किसान साथियों जो चिलेटेड जिंक आता है वो 100 ग्राम आप 1 एकड़ में डालें एनपीके 0-52-34 के साथ में, उसको मिला सकते हैं। एनपीके 13-0-45 के साथ में भी उसको मिला सकते हैं, इससे कोई भी विपरीत रिएक्शन नहीं होगा। ये अच्छा परिणाम आपको देगा एनपीके के साथ मिलाकर। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप जिंक का स्प्रे करें जब आपके गेहूं में बालियां आने में थोड़ा समय बच रहा हो। इसके बाद किसान साथियों बात आती है बोरॉन की।
तो बोरॉन को आप NPK 13-0-45 के साथ में मिला सकते हैं, NPK 0-52-34 के साथ में भी आप बोरॉन को मिला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बोरॉन की सही मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम बोरॉन की मात्रा 1 एकड़ में लेनी है, इसके साथ साथ 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ, और NPK के साथ में इसको आप मिलाकर स्प्रे करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका बालियाँ निकलते समय पर, क्योंकि किसान भाइयों पॉलिनेशन में यह काफ़ी मदद करती है, दाना भराई में काफ़ी मदद करती है। तो बोरॉन का स्प्रे आप ज़रूर करें NPK के साथ में जब बालियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में तो बोरॉन के बारे में हमने बात की, जिंक के बारे में हमने बात की, NPK के बारे में हमने बात की, जैसा कि हमने वीडियो में बात की उसी प्रकार से किसान साथियों उसी डोज में उसी अनुपात में मिलाकर अगर आप स्प्रे करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा, पैदावार में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो इस वीडियो को, इस जानकारी को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।